आज कारगिल शौर्य दिवस, विजय दिवस के अवसर पर अभी जिनका संबोधन हम सब ने सुना, जिनका प्रारंभिक जीवन सेना को समर्पित रहा, ऐसे हमारे राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व सैनिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी, और जिनका बहुत ही और हमेशा बड़ा सारगार्भिक और बड़ा तथ्यात्मक उद्बोधन हम सबको मिलता है, ऐसे हमारे मेजर जनरल समीर सबरवाल जी, ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, ब्रिगेडियर डी.एस. बसेड़ा जी, कर्नल आर.एस. भंडारी जी, कर्नल के.के. वाजपेयी जी, एयर कमांडर ए.के. सिंह जी, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, हमारी महिला आयोग में ऐश्वर्या रावत जी, विवेकानंद खंडूरी जी, हमारे आए हुए प्रताप सिंह रावत जी, ज्योति कोटिया जी, सुभाष बरसवाल जी, और सभी आए हुए हमारे सैन्य अधिकारीगण, और मंच पर आसीन हमारी सभी वीर माताएं, सभी वीरांगनाएं, हमारे सभी वीरों के सभी सैनिकों के सभी परिजन, बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हमारे सभी पूर्व सैनिकगण, एनसीसी के कैडेट्स, उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चे और सभी आए हुए अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, श्री हमारे करमराम जी, अजीत सिंह जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का इस विजय दिवस के अवसर पर, जिसको भारत की सेना ने बहुत ही शौर्य, पराक्रम और वीरता से एक इतिहास रचने का काम किया, इस शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी का हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से कारगिल पर तिरंगा लहराने वाले भारतीय सेना के अमर शहीदों को, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और उन्हें आज के इस अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम से कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मेजर जनरल समीर सबरवाल जी ने बताया कि 16,000 से अधिक ऊंचाई पर, जहां पर सामान्य व्यक्ति के लिए सांस लेना भी एक चुनौती होता है, कठिन स्थितियां होती हैं। हम देखते हैं जब हम यहीं आदि कैलाश क्षेत्र में जाते हैं, जौलिंगकोंग में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, माणा में जाते हैं, या हम और किसी अपने हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कितना कठिन होता है। आप सोचिए कि ऐसे 16,000, 18,000 की फुट की ऊंचाइयों पर हमारे जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के अपनी वीरता से, अपने साहस से, अपने जोश से उनके छक्के उड़ाने का काम किया, उनको पूरी तरह से वहां से खदेड़ने का काम किया। और पूरे विश्व ने देखा कि जब भारत का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरता है
तो विजय उसके चरणों को चूमती है, चरण के पास उसकी विजय होती है, हर बाधा वो पार करता है। भाइयों बहनों, इस युद्ध में भारत माता के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और इनमें से बड़ी संख्या 75 वीर सैनिक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के थे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर देवभूमि के मस्तक को सदैव के लिए ऊंचा कर दिया और भारत के इतिहास में अपने को अमर कर दिया। ये संख्या बताती है कि जब जब भी भारत माता को हमारे वीरों की आवश्यकता हुई, देवभूमि उत्तराखंड, वीरभूमि उत्तराखंड के हमारे वीरों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये संख्या यह भी दर्शाती है कि देवभूमि के कण कण में राष्ट्रभक्ति का खून बहता है, राष्ट्रभक्ति का रक्त बहता है। इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है और हमारे यहाँ लगभग हर एक दूसरे घर से एक सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए निकलता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में हो। कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में संलग्न रहता है। हमारे यहाँ का युवा जब वर्दी पहनकर निकलता है तो उसे नौकरी नहीं बल्कि मां भारती की सेवा का वो सौभाग्य मानता है, अपना सौभाग्य मानता है कि उसको भारत की सेना की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और ये हमारी गौरवशाली विरासत ही है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं में शामिल नायक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी देवभूमि उत्तराखंड के ही सपूत थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा भी हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भौगोलिक रूप से छोटा राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखंड के पास 1929 से भी अधिक वीरता पदक विजेताओं की विरासत है। तो ये संख्या दर्शाती है कि हमारा देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में कितना बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड का है। और ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि हमारे खून में दौड़ती हुई देशभक्ति का प्रमाण है कि सेना के लिए यहाँ के लोगों का किस प्रकार से दिल धड़कता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप हम मिलकर आज ये कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस मना रहे हैं, उन सब का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम नमन कर रहे हैं, तो हमको वो काला समय भी याद आ रहा है जब 2014 से लेकर, वैसे पिछली बार सबरवाल साहब ने उसका यहां से जिक्र किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फिर से मैं आप सबके स्मरण में जरूर लाऊं, क्योंकि सेना कभी राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। सेना हमेशा ही रही है। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है। सेना बहादुर सेना रही है, अदम्य साहस का प्रतीक रही है। इसलिए 2004 से लेकर 2009 तक का, जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार होती थी और उस सरकार के समय में जो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन था, पूरे भारतवासियों का गर्व, उनका माथा ऊंचा करने वाला था, भारत का तिरंगा कारगिल और द्रास की चोटियों पर लहराने वाला दिन था, उस दिन को न मनाया गया, कारगिल दिवस नहीं मनाया गया। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, समी सब्रवाल जी का नहीं है। आखिर इनकी मानसिकता किस प्रकार की है दर्शाता है
कि सेना के प्रति इनके क्या भाव है। उस सेना के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और जिस पराक्रम पर पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ, उस शौर्य गाथा को केवल और केवल इसलिए नहीं मनाया गया कि उस समय जब भारत की सेना कारगिल पर अपना विजय अभियान कर रही थी, चोटियों से चोटियों पर दुश्मन को पछाड़ रही थी, अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, और उस समय देश का नेतृत्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, और वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में विजय मिली थी। ये कांग्रेस की राजनीतिक कुंठा और घटिया मानसिकता का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और कोई नहीं हो सकता है भाइयों बहनों। सेना के प्रति इनकी किस घटिया दर्जे की सोच रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। शहीदों के रक्त और सेना के शौर्य पर राजनीति करने का महापाप जो कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं ने किया है, उसे देश और देवभूमि की जनता कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, समय का चक्र है, ये समय बदल चुका है। आज देश काफी आगे निकल चुका है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय सेना का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, भारतीय सेना का जो मनोबल बढ़ा है, भारतीय सेना का नया रूप आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है कि आज भारत की सेना या हमारा देश किसी आतंकवादी हमले के बाद केवल कड़ी निंदा शब्दों में करके चुप नहीं बैठता है, इतने भर से शांति नहीं करता है, बल्कि आज भारत अपनी संप्रभुता पर चोट करने वालों को उनके ठिकानों पर जाकर, उनके घर में घुसकर उन आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करता है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना को न केवल नैतिक बल ही नहीं मिला है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत बने हुए चाहे ब्रह्मोस मिसाइलें हों, आकाश मिसाइलें हों, अभी प्रधानमंत्री जी युद्धपोत की बात यहां पर कर रहे थे, ऐसे उन्नत और घातक हथियारों से पूरी तरह से भारत की सेना को लैस किया जा रहा है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो काम दशकों से अटका हुआ था, भारत की आजादी के बाद जो हमारे सीमांत क्षेत्र थे, उन सीमांत क्षेत्रों का विकास न करने के लिए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने के लिए तमाम प्रकार की कहानियां गढ़ दी गई कि अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां पुल बनेंगे, सड़क बनेंगे या अन्य विकास के काम होंगे, तो उन सड़कों से, उन पुलों से, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस जाएगा। भाइयों बहनों, 60 साल 70 साल ऐसे ही बिता दिए गए। निर्माण के नाम पर 0/0, 0/0। लेकिन 2014 के बाद इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो, या हमारे ही उत्तराखंड में चाहे वो नेलोंग घाटी हो, जादौंग घाटी हो, मलारी का क्षेत्र हो, नीति का क्षेत्र हो, माणा का क्षेत्र हो, या भारत का जिसको पहले अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पहले क्षेत्र की संज्ञा दी है। और ये हमारे ही राज्य के माणा, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं से उन्होंने इस बात का उद्घोष किया कि अब ये माणा और माणा जैसे जितने भी गांव भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो भारत के पहले गांव होंगे और उनका विकास भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगा। उसके आधार पर उसका निर्माण किया जाएगा, वहां का विकास किया जाएगा। चाहे वो आज नाभी क्षेत्र हो, आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे लिपू लेक तक बनने वाली नई सड़क हो,
या गुंजी का क्षेत्र हो, दारमा वैली हो, ब्यास वैली हो या चौदास वैली हो, ऐसे सभी स्थानों का आज तेज गति से विकास किया जा रहा है। आज वहां तक बिजली पहुंचाई जा रही है, सड़क पहुंचाए जा रहे हैं, पुल पहुंचाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम देख रहे हैं इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम हो रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि जिससे हमारे जवानों की मारक क्षमता और हमारे देश की सुरक्षा को कई गुना मजबूत करने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, सैनिकों को लंबे समय से जो उनकी मांग थी, 4 दशक से भी अधिक समय तक की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा करके लाखों लाख सैनिक परिवारों को सम्मान देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे वो आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हो, चाहे सेना के बजट में बढ़ोतरी करना हो, अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी करना हो, या फिर सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो। जो लोग आज 30 डिग्री 40 डिग्री तापमान पर हमारे सैनिक जो देश की सीमाओं पर, देश की सरहद पर, देश की रक्षा के लिए तैनात है, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे। आप सब जानते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए। लंबे समय तक ये रुका हुआ था। अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, ये मांग भी सेना की देश की आजादी के बाद से लगातार रही है, क्योंकि भारत की सेना ने देश की आजादी के बाद कई बार संघर्ष किया है, कई बार युद्धों में गया है, युद्धों में गई है भारत की सेना। चाहे 1947-48 में कब्बालियों के देश में पाकिस्तानी सेना को डटकर मुकाबला करना हो, उनको वापस लौटाना हो, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, या ऑपरेशन सियाचिन पर चलने वाला मेघदूत हो, या भारत की शांति सेना का श्रीलंका में जाना हो। क्योंकि मैं सेना से जुड़ा रहा हूं, एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने इन सारे ऑपरेशनों को नजदीक से उनको जानने का मुझे अवसर मिला है, सुनने का अवसर मिला है अपने पूज्य पिताजी से। वो मुझे बताते थे, भारत की सेना यहां जा रही है, अब हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देश अब इस तरह से आगे बढ़ रहा है, सेना के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, आज सियाचिन में ये ऑपरेशन चला है। जितने ऑपरेशन हुए उन सब में भारत की सेना ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया भाइयों बहनों। लेकिन उसके बाद भी सेना की जो आपूर्ति होनी चाहिए थी, सेना को जो सामान मिलना चाहिए था, उपकरण मिलने चाहिए थे, अच्छे खाने का प्रबंध होना चाहिए था, उसको हमेशा अभाव में रखने का काम इनके लंबे शासनकाल ने किया है, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों से भी ज्यादा, 6 दशक से भी ज्यादा समय तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया है। आज सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए हर ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आज भारत सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार भी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने अमर बलिदानियों के आश्रितों को जीने वाली अनुग्रह राशि, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि हम लोग, हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 वीर जवान शहीद हो गए थे, और उस दिन उधम सिंह नगर में बड़ी भयंकर तबाही मची हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। और जैसे ही हमको मालूम चला कि उनके पार्थिव शरीर आज यहां पहुंचने वाले हैं, जब हम यहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब मैंने गणेश जोशी जी से पूछा था कि ये राशि जो दी जाती है, मुझे लगता है कि ये राशि बहुत कम है, क्योंकि ये हमारा राज्य वीर सैनिकों का राज्य है, जहां के 17% से भी ज्यादा देश की सेना को आपूर्ति करने का काम उत्तराखंड राज्य करता है। तो यहां सैनिकों का मनोबल भी सबसे ऊंचा होना चाहिए, जहां से पूरी सेना को सबसे ज्यादा जवान अनुपात में पूरे देश में सबसे अधिक सैनिक हमारे राज्य से जाते हैं। तो हमने 1 मिनट भी नहीं सोचा भाइयों बहनों, उसी दिन मन में विचार आया कि अब हम इसकी घोषणा ही नहीं करेंगे, इसको हम लागू करेंगे, और तत्काल हमने इसका शासनादेश निकाला। अभी अनुग्रह राशि बढ़कर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो गई है। वहीं अभी परमवीर चक्र
से अलंकृत वीरों की अनुग्रह राशि को भी हमने 1.5 करोड़ रुपए किया था। लेकिन आज गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि ये राशि बढ़नी चाहिए। तो मैं घोषणा करता हूं कि परमवीर चक्र विजेताओं की ये राशि अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होगी, सैनिकों के सम्मान में। साथ ही हम परमवीर चक्र, मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एक मुश्त और वार्षिक की जो सहायता राशि है, इनको हमने बढ़ाया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक शहीद होने वाले, अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी फैसला लिया है। और इसके तहत जो समय सीमा मात्र 2 वर्ष की होती थी और 2 वर्ष में उनको बहुत बार अपने आवेदन करने में वो समय काफी कम पड़ जाता था। सैनिक की शहादत के बाद परिवार को संभलने में समय लगता था। भाइयों बहनों, इसको देखते हुए हमने इस समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला लिया। जो 2 वर्ष का समय था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है कि 5 वर्ष तक वो कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता हो, नौकरी से पूर्व निःशुल्क रूप से उनका प्रशिक्षण हो तथा हमारे शूरवीर और पूर्व सैनिकों को राज्य की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का भी हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट का प्रावधान भी किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि देहरादून के गुनियाल गांव में अमर बलिदानियों की, हमारे देश के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, हमारे राज्य के बलिदानियों की पावन स्मृति में राज्य के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरणों में पहुंच गया है। कुछ एक काम छोटे रह गए होंगे, मुझे लगता है सारे काम हो गए जोशी, अब सारे काम हो गए हैं। तो आप सबकी उपस्थिति में मैं आज ही आप सबको सूचना भी दे रहा हूं। यहाँ पे आप आज की मेरी सूचना को जिस दिन भी तिथि निकलेगी उसको आज ही से निमंत्रण मान लीजिए। आप सबकी उपस्थिति में उस सैन्य धाम का भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा। यहाँ राज्य के हर शहीद के घर से पवित्र मिट्टी लाकर, उनके आंगन की मिट्टी लाकर, उनके परिजनों के हाथों से उस मिट्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम हुआ है। और ये धाम आने वाली पीढ़ियों को जहां हमारे उन सैनिकों का स्मरण कराएगा जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और साथ ही उनकी प्रेरणा का काम भी करेगा कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के लिए जो लोग काम करते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनको देश कभी नहीं भुलाता है। देश की नजरों में, देश की स्मृतियों में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हमारे नौजवान अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी के तहत अग्निवीरों की सेवा मुक्ति के बाद उन्हें सही दिशा मिले, सही अवसर मिले, इसके लिए हमने देश का पहला अग्निवीर सेल, रोजगार सेल गठित करने का भी निर्णय लिया है। और साथ ही उत्तराखंड पुलिस विभाग, वन विभाग और अन्य राज्य की सेवा भर्तियों में सेवा मुक्त अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और जो अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही होम स्टे योजना के तहत जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे शुरू करने पर उन्हें विशेष अनुदान दिया जाएगा। उनके लिए हर संभव ये प्रयास किया जाएगा कि हर जगह पर उनकी मदद हो, वो किसी भी तरीके से अपने घर आकर, वापस आकर अपनी सेवा देने के बाद उनको सोचना न पड़े। राज्य सरकार हर कदम कदम पर उनका सहयोग करेगी, हर तरफ उनके साथ रहेगी। वहीं सीमावर्ती गांवों में स्वरोजगार शुरू करने वाले हमारे पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों की शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी हुई जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लंबे समय से उनकी मांग है, हमारी सरकार उस पर भी विचार कर रही है और शीघ्र ही
इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा, मैं कहना चाहता हूं। साथ ही जिला अदालतों में हमारे सैन्य परिवारों के लैंड फ्रॉड से संबंधित जो केस पेंडिंग है उनके शीघ्र निस्तारण के भी प्रयास किए जाएंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे सैनिक कल्याण सचिव भी यहां पर है, मैं कहूंगा कि उनको प्राथमिकताओं के आधार पर किस तरह से उनका समाधान किया जाए। ऐसे लैंड फ्रॉड में जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने सैनिकों के साथ इस प्रकार के फ्रॉड किए हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अंत में मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड के वीर जवानों, हमारे पूर्व सैनिकों और बलिदानी परिवारों के कल्याण और उनके हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार इसी प्रकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी। आइए आज के इस शौर्य दिवस पर हम सभी यहां से एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने अमर शहीदों के सपनों के भारत, एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपना सर्वस्व योगदान देंगे। मैं पुनः कारगिल के सभी अमर बलिदानियों को नमन करते हुए और उन सबको फिर से एक बार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अपने उनके परिजनों के प्रति अपनी बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। कृपापूर्ण उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे बलिदान भी बहुत बड़ा बलिदान माना जाता है। जिसके साथ ही आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला देवी, कैलाश कुमार मंच की देवगामी आएंगी, सम्मान प्राप्त करेंगी। सुशीला देवी धीरे धीरे करके आएंगे और इसके साथ ही आपका अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों के माध्यम से और हमारे कैबिनेट मंत्री आनंद जोशी जी, साथ ही हमारे विधायक महोदय के माध्यम से ये सम्मान दिया जा रहा है। सुशीला देवी जी का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए देव कैलाश कुमार, जो सड़क के लिए अपना जीवन अर्पित करते और समर्पित करते गौरवशाली परिवार है, जिनके सपूत राष्ट्र के सपूत के रूप में उभर करके आए हैं। ऐसे ब्रिगेडियर शशि भूषण घेड़ियाल साहब, आदरणीय ब्रिगेडियर शशि भूषण घेड़ियाल जी को आमंत्रित करूंगा। वो दीर्घायु सम्मान, उनके पूज्य माता जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, अभिनंदन और वंदन करते हुए इसके साथ ही कमांडर एयर कमांडर AK सिन्हा साहब मंच की दीर्घायु आमंत्रित करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा एक गौरवमय इतिहास, एक गौरवमय क्षण अवसर माना जाता है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिरा करना प्रभु हमको सिखा देना। शुक्रिया चरितार्थ करते हुए एयर कमांडर AK सिन्हा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से सम्मान प्राप्त हुई। श्रीमती रामचंद्री देवी, विजय सिंह भंडारी, रेफरमेंट विजय सिंह भंडारी, और आमंत्रित करूंगा श्रीमती रामचंद्री देवी को।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदभूमि सुखम वर्धतोयम महामंगले पुण्यभूमि तदर्थे पतत्वे सखायो नमस्तुते नमस्तुते। इसी के साथ श्रीमती बुंद्रा देवी धर्मपत्नी वीर जगत सिंह एसएम उनके पुरस्कार देंगे सम्मानित बुंद्रा देवी। बहुत ही गौरवमय अवसर होता है जब ये समय हमारे सामने होता है। और उसके साथ ही श्रीमती बांसुरी देवी पत्नी स्वर्गीय नायक विजेंद्र सिंह चौहान 10 गढ़वाल वैभव वीरता के लिए निशानी हमेशा हमेशा दी जाती। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये तेरी है ना मेरी, ये बेटी किसी जवान की, ये धरती हिंदुस्तान की। ये सुर्खियां ऐसे गौरवमय अवसर को सम्मानित करते बांसुरी देवी स्वर्गीय नायक विजेंद्र सिंह चौहान 10 गढ़वाल वैभव। इसके साथ ही श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी नायक वीर शुभ सिंह मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है हर वाला, देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अभिराम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इस श्रुति को चरितार्थ करते हुए मुन्नी देवी धर्मपत्नी देव शुभ सिंह मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी नैस नायक प्रेम सिंह उपस्थित होंगे और उनका सम्मान उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनका कृतित्व व्यक्तित्व हमेशा सैनिक की तरह रहा और लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बनकर जगमगाई। वही लोग रोशन होते जो इस धरती के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित अर्पित और समर्पित करते हैं। आदरणीय रामेश्वरी देवी पत्नी नैस नायक प्रेम सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करते हुए द्वारा मैं